वीकेंड एट होम में सुंदस जमील पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आपके लिए ख़ास प्रोग्रामिंग, जी हाँ, वीकेंड एट होम की। और ख़ास इसलिए क्योंकि आज आपकी मुलाकात, एंड आई एम स्टार स्ट्रक। ख़वातीन हज़रात, फ़िल्म इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हमने एक ऐसा दौर देखा, मैंने तो अपने बड़ों से सुना, अपने वालिदैन से सुना कि एक ऐसा दौर कि हमारी फिल्म्स के चर्चे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हुआ करते थे। हमारे फिल्म्स की बात करें, हमारे फिल्म के कॉन्सेप्ट की बात करें, हमारे फिल्म के म्यूज़िक की बात करें और फिर हमारे स्टार्स की बात करें तो सही मानों में सुपर स्टार्स उस दौर में कि जिनकी एक झलक देखने के लिए आज भी मुझे याद है कि जितने मैं अपने सीनियर्स के इंटरव्यू करती हूँ तो लोग खड़े रहते थे, ना दिन की खबर होती थी ना रात की खबर होती थी कि एक झलक मोहम्मद अली साहब की देख लें, एक झलक वहीद मुराद साहब की देख लें, एक झलक नदीम बेग साहब की देख लें तो शायद दिन अच्छा गुजर जाए, शायद नहीं यकीनन। और हमारी ये खुशकिस्मती रही कि फिर वक्त के साथ साथ हमने देखा कि फिर एक और जनरेशन आई और उस जनरेशन में हमने शान शाहिद जैसे सुपरस्टार को देखा जिन्होंने अपने वालिद साहब की लेगेसी, अपनी वालदा की लेगेसी को आगे लेकर बढ़ते हुए और इस जिम्मेदारी को बड़ी खुश असलूबी के साथ निभाते हुए अपना एक ऐसा नाम और मकाम बनाया कि सुपरस्टार की फहरिस्त में आ गए और आज भी लोगों के दिलों में, आप सब के दिलों में राज करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री का फिर वो दौर भी आया कि जब फिल्म्स बनना ख़त्म हो गई। सुल्तान राही साहब की डेथ के बाद मैं ये शायद एक होस्ट होने की हैसियत से नहीं, एक फ़ैन होने की हैसियत से कहूँगी कि जो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री है उसमें एक खला आ गई और उस खला को पुर करने की कोशिश भी की गई लेकिन वो उस तरीके से ना हो पाया क्योंकि सुल्तान राही साहब एक थे, हैं और रहेंगे, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। लेकिन फिर जब रिवाइवल ऑफ फिल्म सिनेमा की बात आई तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपने तरीके से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए बहुत सा काम किया। उसमें जो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि एक्सपेरिमेंट्स भी हुए लेकिन सपोर्ट करना अपने लोगों को, अपने काम को, और फिर सिर्फ ये एक फ़िल्म नहीं होती है 2-2.5 घंटे की, ये एक पूरा रोज़गार है बहुत सारे लोगों का इस फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता, जिसमें कैमरामैन, टेक्निकल डिपार्टमेंट, स्पॉट बॉयज़, मेकअप आर्टिस्ट, कितने सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका रोज़गार दोबारा से बहाल हुआ रिवाइवल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से जब हम बात करते हैं। एक ऐसी कंट्रीब्यूशन जब हम शान की बात करते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी को बड़ी खुश उसलूबी के साथ निभाते हुए एक सिर्फ स्टार ही नहीं बल्कि इन्होंने कहा कि फिर अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। सो हमने सोचा कि इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए शान की ज़बानी, उनकी कहानी, सो लेट्स वेलकम। लेकिन उससे पहले कि जब मैंने बात कही कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो गोल्डन एरा कि एक झलक देखने के लिए नदीम बेग साहब की लोग खड़े हुआ करते थे कि नदीम साहब को बस देख लें किसी तरह, तो आज ये मेरी खुशकिस्मती कि नदीम बेग साहब दी वन एंड ओनली, आपके अपने, आपको ये नहीं लगेगा कि ये कोई फिल्म स्टार हैं, आपको लगेगा आपके अपने हैं। वी हैव विद अस नन अदर देन दी वन एंड ओनली नदीम बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? प्लीज कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर। ये कैमरा, मैं स्टार स्ट्रक हूँ, मैं क्या कहूँ, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी। मुझे कुछ ना कहे से कुछ बोल ही जाए। सर आपको क्या मालूम है, आपकी एक झलक देखने के लिए लोग कितने घंटे वेट किया करते थे। और हकीकत ये है कि आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो लोगों ही की वजह से, अगर वो हमें ना देखते तो हम यहाँ ना, लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। सर अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज्जत से, बहुत शोहरत से नवाजा है और बहुत सारी दुआएं समेट, ये भी हाँ दुआएं हैं, लोगों की दुआएं साथ हैं। और काम तो मुझे लगता है कि अभी तक हम सीख ही रहे हैं, आया तो नहीं है पूरी तरह, लेकिन लोगों की दुआओं ने हमें बहुत आगे बढ़ाया। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ तशरीफ़ रखिएगा। साथ ही साथ ख़वातीनो हज़रात, ज़रार फिल्म को बनाने वाले, लिखने वाले, द राइटर एंड द डायरेक्टर एंड द सुपरस्टार, दी वन एंड ओनली शान शाहिद इज हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आप भी, अगर मैं आ जाऊँ जी, मैं और मेरा माइक दोनों आपके पास आ जाए प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। नहीं, इट वाज अ प्लेजर। मैं चाहता था कि आपका जो रिश्ता और राब्ता ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ और आवाम के साथ है, उस प्लेटफॉर्म पे आके मैं अपना एक ब्रांड पाकिस्तान जो है उसको आगे लेके जाया जाए, बिकॉज आपकी माशाल्लाह इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, आपके शो को लोग इतना देखते हैं और पीटीवी एक ऐसा ब्रांड है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपका स्पेशली आपका और आपकी टीम को बहुत शुक्रिया अदा करूँगा
जो आपने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की जो सपोर्ट है, जिसके लिए आप बाहर आते हैं, इसी तरह हमारी भी कोशिश होगी कि हमेशा जब भी जहाँ भी पीटीवी हो हम वहाँ पे पहुँचें। बिल्कुल, थैंक यू सो Thank you. मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो, खास तौर पे वक्त निकाल के आए। साथ ही साथ जी द वेरी टैलेंटेड, हम तो इनकी आवाज़ के फ़ैन हैं और कनाडा मुकीम होते हैं लेकिन पाकिस्तान आते हैं कॉन्सर्ट्स के लिए और स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए। खालिद बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। अच्छा जी सर, सब बातचीत इतनी, गुफ्तगू इतनी, मैं तो समझती हूँ कई किताबें शाया होनी चाहिए, जो तजुर्बात, जो एक्सपीरियंसेस सर आपने विटनेस किए, जो दौर आपने देखा। पहली फिल्म चकोरी। चकोरी मेरी पहली फिल्म थी, पहली फिल्म थी और उस ज़माने में हम लकी थे कि हम उस दौर में आए, क्योंकि उस वक्त बनाने वाले, लिखने वाले, हमें शूट करने वाले, कैमरामैन, एडिटर्स, राइटर्स, पोएट्स, आवाज़ें पीछे मेहदी हसन साहब जैसी आवाज़ें, रुश्दी साहब जैसी आवाज़ें, बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े सिंगर के मैं किस किस का नाम लूँ, इन सब लोगों ने हमें आगे बढ़ाया है। अगर ये हमारे पीछे नहीं होते तो शायद हम यहाँ ना बैठे होते। इन सब का कंट्रीब्यूशन है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि बग़ैर इनके हम कुछ नहीं है। अगर ये सही है तो फिर हम भी सही है। तो वो दौर था और फिर अनफॉर्चुनेटली एक पीरियड ऐसा आया कि डिक्लाइन शुरू हो गया। उसकी वजह से ज़ाहिर है फिर फिल्में बनना लोग घबरा गए और नेचुरली, क्योंकि भी एक कमर्शियल प्रपोजिशन ना हो तो फिर प्रोड्यूसर्स वगैरह पैसा लगाते हुए डरते हैं। उस दौर में जो फिल्में बनी, मैं समझता हूँ कि वो हम लोग खुशकिस्मत थे कि हम उस दौर में आए। हमें ऐसे ऐसे लोग मिले जिनके साथ काम करके हमें हर दौर में सीखने का, हर वक्त सीखने का मौका। लाइक शान्स फादर, माशाअल्लाह, उनके साथ हालांकि मैंने एक फिल्म की थी, बहिश्त मेरी पहली फिल्म थी उनके साथ। उसके बाद मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं करूं, लेकिन उनको कुदरत ने वो मोहलत नहीं दी और अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। वो बहिश्त के साथ ही मेरे ख्याल से रिलीज तक ही उनका इंतकाल हो गया। तो वो ऐसे लोग, एक से एक नाम, हसन तारक साहब हुए, परवेज मलिक हुए, बड़े नाम। मैं तो ये कहूँगा नज़रुल कि इस्लाम हुए, ये सब लोगों ने हमें आगे बढ़ाया। हम इनके साथ हमें सीखने का मौका मिलता है। मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि जब मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आया, मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरी पहली फिल्म ही नदीम साहब के साथ थी, बुलंदी फिल्म। जी बिल्कुल, इनसे सीखने का, इनको देख देख कर सीखने का, हालांकि बड़ा एक रवायती सा लफ्ज़ लगता है कि मैंने इनसे बहुत सीखा है। नहीं, आप वाकई ही बहुत कुछ सीखते हैं, अदायगी का अंदाज़ देखते हैं, वज़न देखते हैं फ़िक्रे का। बेग साहब हैज़ ऑलवेज बीन अ बीकन ऑफ लाइट एज़ फार एज़ नॉलेज ऑफ एक्टिंग इज़ कंसर्न। मुझे लगता है, जिस तरह आप अभी पहले कह रही थी, मुझे लगता है कि हमारे जो नए आर्टिस्ट हैं वो, उनका रिश्ता और राब्ता जो है वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ ज़रूर होना चाहिए। आप देखिए, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को दुनिया के हर कॉलेज ने PhD की ऑनररी डिग्री दी है इन म्यूज़िक, लेकिन पाकिस्तान में एक भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसने उनको PhD की ऑनररी डिग्री दी हो। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ऑनररी PhD की डिग्री दे के आप जितना इनके साथ एक्सपोजर करवा सकते हैं यंग आर्टिस्ट का, आप यकीन करें ये उतना ही बेहतरीन होगा। बिल्कुल। इनसे सीखने का मौका। और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रार में बिल्कुल, मतलब मैं थक जाता था, मैं बैठ जाता था कि मेरा सीक्वेंस ख़त्म हुआ तो बेग साहब कहते भाई तुम बैठ गए, शूटिंग करो, लाइट ख़त्म हो रही है। तो बेग साहब हैज़ सो मच एनर्जी। आप अगर इनको सेट पे देखें कभी तो आपको लगेगा कि इनकी उम्र 26 साल है। बिल्कुल। इतने एक्टिव हैं ये सेट पे, और एक सीन, दो सीन, एक्शन सीक्वेंसेस। मेरा बड़ा एक बेग साहब के साथ जब मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं बेग साहब को ख़ुद कहानी सुनाऊं जाके, और ख़ुद एक्साइट करूं इनको कि आपके लिए ये एक मैंने कैरेक्टर लिखा है। और तो ही वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया और हम बैठे और हमने डिस्कस किया। तो एक बड़ा ऐसा एक ख़ूबसूरत रिश्ता है जो मेरे ख़्याल में सिर्फ फिल्म की हद तक नहीं है, बुलंदी से ही मैं इनके साथ मेरा वो रिश्ता कायम है। उसमें इन्होंने मेरे वालिद का रोल किया था। तो मुझे अभी भी जब भी कभी शफ़क़त या कोई इस तरह की फ़ीलिंग आनी हो ना, तो मैं बेग साहब से ज़रूर मिलता हूँ जाके, बिकॉज़ आज भी इनके अंदर वो वालदैन वाली तरबियत है इनके अंदर बताना। और इस फिल्म में भी बहुत खूबसूरत इनका कैरेक्टर है। मेरे जो एक मेरे फादर होते हैं वो शहीद हो जाते हैं,
और उनके बच्चों को ये पालते हैं और ट्रेन करते हैं। तो बिल्कुल अब सही। आपको बाकी तो बेग साहब ही बताएंगे आपको। मैं हाँ, जब बुलंदी बनी थी तो शान की वो पहली फिल्म थी मेरे साथ, और शान ने उस पहली फिल्म में मेरे साथ काम किया और बहुत अच्छा काम किया। और उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि एक वक्त वो भी आएगा जब शान मुझे डायरेक्ट करेगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई। और माशाल्लाह टैलेंटेड वालदैन की औलाद, माशाल्लाह माँ माशाल्लाह वैसी टैलेंटेड, अल्लाह उनको करीब रहमत करे। फिर रियाज शाहिद साहब, दोनों तरफ से टैलेंट जो है वो भरपूर शान को मिला है माशाल्लाह। Thank you. और जब मैंने शान के साथ काम किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। जिस मेहनत से, जिस लगन से और जितनी ऑनेस्टी के साथ शान ने काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जल्दी में नहीं करता ही, बल्कि थक जाता हूँ। ये लगा हुआ है, एडिटिंग हो रही, ये हो रही, वो हो रही। तो अब ऐसा ही होना चाहिए। काम को क्रिएट करने के लिए जल्दबाजी से काम नहीं होता, मतलब थोड़ा वक्त लगता है अच्छा काम करने के लिए। अब आगे चल के रिज़ल्ट नेगेटिव होता है या पॉजिटिव हो तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन मेहनत बहुत की है शान ने, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है मेरी तरफ से। आई थिंक जो मैंने काम किया, जो मैंने देखा है, तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अल्लाह कामयाब करे इनकी फिल्म को, अल्लाह हम सब की इज्जत रखे उस पर। आमीन। बहुत मेहनत से बनाई है शान ने। हालांकि इस फिल्म को बनते हुए काफ़ी अरसा हो गया, बीच में कोरोना वगैरह भी आ गया तो उसकी वजह से भी हुआ डिले। देन ये एडिटिंग से नहीं हटता था। मैंने कहा कब तक करो, मगर ये फिनिश करना चाहता, फिनिश किया। बेग साहब का एक बड़ा अच्छा इसमें यह है कि इनका जो एक वर्जन जो हमने इंग्लिश में किया है फॉर इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो, इनकी जो तलफ़ुज़ और बहुत कम होता है कि हमारे एक्टर्स जो होते हैं वो लैंग्वेज जब चेंज होती है तो वो अपना एक्टिंग का ग्राम चेंज कर देते हैं। लेकिन बेग साहब ने कैसा स्मूथली उन वर्ड्स को और उन चीज़ों। अच्छा, आपका जो बेहतरीन मुझे वैसे तो माशाल्लाह सब, आपका और किरण का एक सीन है वो जो नाश्ते की मेज़ वाला, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सीन। हाँ, तो वो बड़ा अच्छा इन्होंने वो घरेलू सा एटमॉस्फेयर था। और दूसरा बेग साहब, जब किरण का एक शॉट था जिसमें पहली दफ़ा जब बेग साहब मिले किरण से तो उन्होंने कहा भाई ये कौन है, तो मैंने कहा ये जी नई स्टार है। अच्छा, वेरी गुड, अच्छा, बहुत दिखने में बहुत अच्छी है, काम आता है। मैंने कहा जी फर्स्ट फिल्म है इनकी। तो एक शॉट था जिसमें लाइब्रेरी में किरण का रोना था और उनका एक कैथारसिस था अपने पास्ट के बारे में एज अ जर्नलिस्ट। तो जब वो शॉट शुरू हुआ तो अब सारों ने रोना शुरू कर दिया बिकॉज वो उसको मॉनिटर पे देख के तो इट जस्ट गॉट टू ऑल ऑफ अस। तो मुझे हाथ पकड़ के कहते तुम झूठ बोल रहे थे, ये लड़की पहले भी काम करती रही। अच्छा काम किया उसने, हालांकि उसकी पहली फिल्म है। एंड आई थिंक बहुत उम्दा काम किया है, बहुत इंसाफ किया अपने किरदार के साथ। और अगर तारीफ आप कर रहे हैं तो फिर तो देन नॉट बी, फिर तो आई थिंक देयर इज वो टैलेंटेड गर्ल माशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक एज अ फैन होने की हैसियत से हम आपकी जब गोल्डन एरा के दौर की फिल्म्स देखते हैं, आप फैशन के मामले में हमेशा अप टू डेट रहे हैं, आपके फैशन स्टाइल को हमेशा फॉलो किया जाता था। और आज भी जब हम आपको देखते हैं जिस डेकोरम और ग्रेस के साथ आप अपने आप को कैरी करते हैं, वक्त के साथ साथ ट्रेंड्स जो चेंज होते हैं सर, तो फिर इसका मतलब थोड़ा सा दिलचस्पी ज़्यादा होगी किस चीज़ की, स्टाइल और फैशन की तरफ? नहीं, मतलब फैशन तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फैशंस भी चेंज होते रहते हैं, एंड विद द एज वो भी चेंज होता रहता है। तो आप फैशन में अडाप्ट अपने एज के लिहाज से करना चाहिए। मतलब ये कि कुछ चीज़ें एक ख़ास उम्र में अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें उसके बाद अच्छी लगती है। या तो अगर किसी भी उम्र में एक ऐसी कैफियत है अगर वो हो तो फिर किसी उम्र में भी फैशन हो सकता है। वैसे वो भी बताएं ना, वो अपना रोमानवी हिस्सा भी तो हाँ, दिखाएं। ये ज़रूरी है। रोमानवी वाला जो हिस्सा है, वो जो जब बंदा रोमांटिक होता है तो उसके रंग और बदल जाते हैं ना। अब वो तो खैर अपनी अपनी वो है, मैं क्या बता। सर तब कौन से रंग के कपड़े पहनने होते हैं? बेग साहब तो माशाल्लाह, वो फिर बेग साहब का एक गुनगुनाना होता है, वो उनका एक मूड की एक क्योंकि मैं इनको बहुत ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है। फिर एक विसल है इनकी। अच्छा। फिर इनका एक पर्टिकुलर मोमेंट है, उसमें रंग जो है वो और गहरे होना शुरू हो जाते हैं। और इनकी ड्रेसिंग जो है आपको लगेगा कि एक शेक्सपियर का एक कोई कैरेक्टर है जो लॉन्ग कोट और सर्दियों की रातों। ये सब मोहब्बत और लोगों की दुआएं, जैसे मैंने कहा ना, मैं हकीकत बताऊं, मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ
कितना अरसा हो गया मुझे काम करते हुए, काफ़ी कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। आज भी जब मैं कैमरे के सामने जाता हूँ तो मुझे लगता है मैं पहली बार खड़ा हूँ। अरे यस, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि सक्सेस आपको कॉन्फिडेंस देती है, नॉलेज नहीं ख़त्म होती। यू रिमेन अ स्टूडेंट। यस, आप में खुद एतमाद पैदा हो जाता है जब कोई चीज़ कामयाब हो जाती है, लेकिन आप उस काम के मास्टर नहीं होते। वाह। आप तालिब इल्म ही रहते अगर सीखने का शौक़ है तो, वरना तो खैर मास्टर बन बेग जाते। साहब का तो माशाल्लाह जो अरूज अभी तक कायम, ही और जितना है वो रोमांटिक फिल्मों का है। ऐसा मैं ही। बार बार आपको रोमांटिक पे ला रहा हूँ। मैं चाह रही हूँ ना आप क्यों बेग साहब अपने, पकड़े? हाँ, हम तो बाद में आए, हमें एक्शन फिल्में मिली, हमें पंजाबी फिल्में मिली, रोमांटिक बहुत कम मिली, लेकिन बेग साहब ने तो माशाल्लाह पूरा रोमांस। बेग साहब, हाँ सर, ये क्या है, ये इतना काफ़ी रोमांस इससे में आ गया। अच्छा सर, जितना मैंने आपके गानों में, रोमांटिक गानों में, एक आंखों में एक अजीब सा सरूर होता था, वो जो कैफियत है ना, वो बड़े कम ऐसे एक्टर्स में हमने देखी। और आजकल तो मेरे ख्याल में हीरोज जो हैं वो अवॉइड करते हैं लिप सिंक करना, True. वो ओवरलैप करवा लेते हैं गाना। लेकिन आपके ज़माने में तो बेग साहब सारे खुद लिप सिंक में, सिर्फ सारा अब तो ओवरलैप चलता है सारा ही। ओवरलैप होने से तो उसका खत्म हो जाता है सब सारा। खत्म हो जाता ऐसा है। ही। मोहम्मद नासिर, जब आप चाहे सीन कर रहे हो चाहे गाना कर रहे हो, जब तक आप उसको अपने ऊपर तारी नहीं करते, उसका असर सही नहीं पैदा होता। हाँ, और और उसमें कभी सही भी हो जाता, कभी गलत भी हो जाते हैं। मतलब एक काम करने के 1000 तरीके, हमें उसमें से एक चुनना है। एक चुनना है। वो कभी सही हो जाता है और कभी गलत हो जाता है। बिल्कुल। बड़ा अब जैसे- ज़रूरी होता है कि जो रोमांटिक हीरोज होते हैं ना, उनकी आम जिंदगी में वो प्रैक्टिस जो है रोमांस की, आप वो बार-बार कायम रहनी चाहिए। बेग साहब, हाँ नहीं, हाँ, सर सच सच बताइएगा, उस दौर में तो ऑब्वियसली व्हाट्सएप और मोबाइल फोन्स तो नहीं, तो खतूत के जरिए नहीं, फैन, आँख का इशारा। फैंस के बहुत आते थे, लेटर्स आते आंख थे, का बहुत इशारा। आते थे, बहुत आते नहीं, वो कह रहे कम्युनिकेशन का क्या टूल था, मैंने कहा आँख का इशारा ही काफ़ी था। खतूत आते थे लोगों के, फैन मेल बहुत। सीरियसली सर, सबसे ज्यादा कोई जनूनी फीमेल फैन का कोई आया हो, खत आया हो? अब था तो याद नहीं है, खत लेकिन ये तो है खैर कि बाद में आया। अब जब आप एक स्टार होते हैं या मतलब एक एक्टर होते हैं, लोग पसंद करते हैं, तो फिर आपसे मिलना भी चाहते ठीक हैं, है। आपसे बातें भी करना चाहते हैं, आपसे सवालात भी करते हैं। और अच्छा है कि आप उनसे फिर गुफ्तगू करें, उनको अवॉइड ना करें, बल्कि एंटरटेन करें, उनको वेलकम करें। सही। और क्योंकि मैंने कहा ना कि हम जो कुछ भी है, ये है या मैं हूँ या कोई भी, हम लोगों की वजह से, इन्हीं लोगों ने हमें यहाँ बिठाया है, इन्हीं लोगों की वजह से हम आज सबके सामने हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये एक ऐसा रोमानवी रिश्ता है जो अभी तक चल रहा है। अभी तक आप बार बार जो एम्फोसिस देना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपको बेग साहब की वो, क्योंकि फिल्म का एक्टर जो होता है वो उसके अंदर हर रंग जो है वो नुमायाँ होता है। बिकॉज इस वक्त अगर मैं कोई कैरेक्टर लिखूँ, एक फिल्म, मैंने एक रोमांटिक फिल्म प्लान की है बेग साहब के साथ और बाबरा जी के साथ, ताकि इन दोनों को वापस लाया जाए। और इस टाइम का रोमांस जो है वो क्या है, बिकॉज हमारी बहुत सी ऑडियंस जो है वो इनके एरा की है और अभी तक है, माशाल्लाह, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, ज़िंदगी दे। इनके लिए ना म्यूज़िक बनता है, ना उस ऑडियंस के लिए फिल्में बन रही हैं, ना उनको हम ये सोचते हैं कि कभी ये इनको क्यों नहीं रोमांस हो रहा। तो वो भी इस दुनिया का हिस्सा है, उनको भी इश्क में मुब्तला होना या किसी के प्यार में मुब्तला होना एक बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो मैंने इस दफ़ा बेग साहब आपका जो रोमांटिक साइड मैं निकालना चाह रहा हूँ, जो आप सिर्फ मुझे दिखाते हैं कभी कभी, वो वाली रोमांटिक साइड जो है आपको आज हमने एक रोमांटिक फिल्म प्लान करनी है आपके साथ। अब रोमांटिक अभी बाकी रह गई। सर बाबरा जी का जिक्र आ रहा है, बाबरा जी के साथ तो आपने कितनी फिल्म्स बहुत की। फिल्में, शबनम के साथ और बाबरा के साथ बिल्कुल। ज़्यादा, फिर यूं तो दोस्तों के साथ भी की, लेकिन इन दोनों के साथ ज़्यादा की। ऑन एयर पेयर जो है सर, एक गाना बड़ा, बहुत सारे गाने सुपर डुपर हिट बाबरा जी के साथ आपके, एक पंजाबी गाना मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा, हाँ, मैडम नूर जहां ने गाया और फिर उसमें आपने गाया बेग साहब ने ओरिजिनली। गाया। वो हुआ यूं कि मुखड़ा बदी तो एक गाना था और उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे वजाहत हमारे- अतरे। हाँ, वजाहत अतरे। वजाहत ने कहा जी आप मैडम के साथ गाना, मैंने कहा भी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं मैडम के साथ खड़ा होकर नहीं गा सकता, मैं तो वैसी टांगे कांपने लगेगी। मैंने इतनी बड़ी सिंगर, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं उनके साथ। कहने नहीं आप गा के, तो मैंने कहा भाई मैं उनके साथ खड़ा होकर नहीं गा सकता,
आप यूं करें कि एक ट्रैक उनका रिकॉर्ड कर लें, दूसरा ट्रैक मैं रिकॉर्ड करा दूंगा, उसके बाद मिक्स करें। तो इसी तरह से वो मिक्स हुआ। मैंने कहा उनके साथ मैं नहीं खड़ा होकर गा सकता। फिर इत्तेफाक से वो गाना चल भी पड़ा और हिट भी हो गया, वही मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा। और आज भी वो हर महफिल की जान है। हाँ, और बेग साहब ने वो खुद गाया हुआ है और माशाल्लाह बेग साहब बड़ा अच्छा गाते हैं और गुनगुनाते बहुत अच्छा हैं। तो मैं कहूँगा ज़रूर को बेग साहब कोई हल्का सा कुछ गुनगुना दें आप। सर प्लीज अगर हो जाए तो मेरे ख्याल में खवातीन औजात बहुत सारी क्लैप में नदीम बेग साहब। बात ही मुश्किल से हो रही तो गुनगुना गाते तो सर थोड़ा सा प्लीज। हल्का सा। अब मैंने मुझसे अब गाया नहीं जाता, अब वो दौर नहीं रहा। मैं अच्छा मेरी अपनी पहली फिल्म का पहला गाना ही हाँ, सुना वही था, हो कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है। और ये गाना मैं सुनने के लिए गया था, गाने के लिए गया था। रोबिन घोष साहब थे और किसी और से गवाना था, पता नहीं उस वक्त वो उनकी कोई आ नहीं सके या तबीयत ख़राब हुई, तो उन्होंने मुझे कहा तुम गाओ। मैंने कहा मैं कैसे गाऊँ, अब ये तो कोई और आके गाना। बहरहाल वो गाना मैंने गाया किसी और के लिए, मैं उस फिल्म में भी नहीं था। वो उसके बाद में हीरो, उसके बाद, हाँ अजीम साहब उसके हीरो थे, उनके लिए मैंने ये गाना गाया था। और मैं सिंगर भी इतना नहीं, ना मैंने सीखा ना कुछ शौक किया। स्कूल कॉलेज के ज़माने में फंक्शंस में गा लेते थे, तो जब गाने को मौका मिला तो शौक था गाने का तो गाता। तो मैं गुनगुना देता हूँ। हाँ, प्लीज़। उस वक्त भी पूरी तरह नहीं गाया गया, तो अब क्या गाया जाएगा। बहरहाल कहाँ हो तुमको ढूंढ रही, मैं थोड़ा सा जितना मैं गा सकता हूँ। हल्का हल्का। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारें ये समा। झुके झुके बादलों के पीछे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। कहाँ वो तुमको ढूंढ रही है, अब तो ढूंढ ही रहे बस। अमेजिंग जी, अमेजिंग, एक क्लैप हो जाए। आप बेग साहब कराची शिफ्ट हो गए, लेकिन जब भी लाहौर अकेले आते हैं तो ये गाना ज़रूर गाते हैं। अकेले में क्यों एम्फोसिस आप कर रहे हैं? कहाँ हो तुम को ढूंढ रही। तो मेरे ख्याल में मैं अक्सर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर इंसान का बहुत अहम इमोशन है रोमांस, और ये जो फीलिंग बटरफ्लाई इन द स्टमक फीलिंग जो है ये आपको जवान रखती है और आपको शायरी की तरफ लेके जाती है, आर्ट की तरफ एंड लेके इट इज जाती है। इम्पोर्टेंट फॉर एन एक्टर बिल्कुल। कि आपको इस कैफियत से गुजरना देखिए चाहिए। जैसे सिंगर का रियाज सुरों पे है ना, हमारा सुरों का एक इमोशनल सुर जो है ना, उनका रियाज जरूरी है। बिल्कुल सही। जैसे इमोशंस, रोना कैसे है, हंसना कैसे है, रोमांस में कौन सी आंख रखनी है, गुस्से में कौन सी वैरायटी रख सकते हैं। तो हमें अपनी इमोशंस का रियाज जो है करते रहना चाहिए। लेकिन हमारा बाजा शीशा होता है, बिल्कुल सही। इनका बाजा बाजा होता है, हमारा बाजा। तो टीवी के थ्रू फिर लोग आवाम तक आए हैं, तो फिर फिल्मों में भी आए हैं। बिल्कुल। वरना हमारे यहाँ एकेडमी नहीं है, मगर टैलेंट इतना है कि इसके बावजूद भी लोग सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब ऐसा ही। जो पीटीवी के ड्रामे हैं, ये पीटीवी के ड्रामों ने तो बुनियाद रखी है ड्रामों की पाकिस्तान में। तो मुझे लगा कि कम से कम पीटीवी को ही एक वर्कशॉप या अपनी एकेडमी जो है वो साथ डेवलप करनी चाहिए थी, ताकि वहाँ से टैलेंट निकल सकता है। ऐसे लोगों को बिठा के सिर्फ सुनना चाहिए और इल्म हासिल करना चाहिए। बिल्कुल। और पीटीवी ने ये इनिशिएटिव मतलब फिल्म वासिम सेक्टर के माशाल्लाह हवाले से जी मुल्क सॉरी जी, मैं जी। वही यही इनकी बात मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि हमारे मुल्क में टैलेंट बेपनाह है, सही। लेकिन उनको पुश करने वालों की कमी, बिल्कुल सही। ब्रश अप करने वालों की कमी। सर, जिस तरह फिर आपने कहा कि आपसे सीनियर फिर मोहम्मद अली साहब की क्या बात है, और उस दौर का हर एक एक्टर बिल्कुल। सुपरस्टार, बिल्कुल। वहीद साहब का सुपर वहीद साहब बिल्कुल चॉकलेटी हीरो। और फिर आपकी हम बात करें, फिर उसके बाद शाहिद साहब आए, उनका एक शाहिद, अपना खास। बिल्कुल। शाहिद साहब को भी रोमांटिसाइज ज़्यादा एज अ हीरो उस ज़्यादा उस रूप में बिकॉज उस हमने वक्त देखा। कहानियाँ वो बनती थी, एक्शन फिल्म बनाना ज़रा मुश्किल होता था, उसके लिए वसाइल ज़्यादा चाहिए। रोमांटिक सोशल सब्जेक्ट्स जो थे वो ज़्यादा चलते थे उस वक्त। म्यूज़िक सोशल फिल्मों का बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह जब से सोशल फिल्म का या जो वो उनका डिक्लाइन आना शुरू हुआ, तो उसके बाद फिर ये सारा जो पंजाबी और गंडासाइज़ है वो सारा बीच में आया। बिल्कुल। सब आपकी और शबनम जी की जो ऑन स्क्रीन जोड़ी और पेयर, वो इतनी सुपर हिट। एंड लेट मी से दैट आपकी, अगर आप, मैं यानी एज अ फैन कहते हुए कि बचपन में ये लगता था कि शायद आपकी असल में भी शादी हुई हाँ, है, यानी इतनी केमिस्ट्री थी।
कि इट वाज आई मीन हालांकि जब मैं फिल्मों में आया था तो शबनम फिल्मों से अलग हो चुकी थी। सही रोबिन घोष साहब के साथ शादी के बाद उन्होंने फिल्में छोड़ दी थी। मेरे फिल्मों के में आने के कई साल बाद फिर वो दोबारा एंटर हुई हैं और उनके साथ मेरी पहली फिल्म मुझे याद नहीं है। मैंने तो बंदिश देखी थी। आई डोंट नो, बंदिश पहली थी आपकी? नजर नहीं, इस्लामाबादी। बंदिश तो बाद में है। लेकिन बहुत अच्छी फिल्म वो तो बाद में बनी। उससे पहले नाज़ीन या 84 पता की नहीं थी कोई एक बंदिश। फिल्म थी जिससे शबनम, अब वो इत्तेफाक से वो फिल्म हिट हो गई। तो हमारे यहाँ ये होता है ना, कमर्शियल फिल्मों ये होता है कि जो हिट हो गया तो फिर वो सब कहते हैं कि भाई उन्हीं को इसी लो, पेड़ वही को लो। वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। तो इस तरह से फिर वो शबनम के साथ मेरी काफ़ी फिल्में बननी शुरू हुई और इत्तेफाक से वो लोगों को पसंद आने लगी, चलने लगी। यूं फिर बाद में बाबरा आई। बाबरा के साथ भी मेरी फिल्में काफ़ी लोगों को पसंद आई। इस तो तरह बेग से। साहब का तो ये रहा कि शायद मेरी दौरे फिल्म में मेरी इतनी हीरोइंस नहीं है जितनी नदीम साहब की बिल्कुल। हैं, क्योंकि मेरे विलन ज़्यादा हैं। ऐसा क्योंकि मैं एक्शन फिल्में और वो तो बेग साहब की जितनी अगर आप देखें तो वो किताब पे किताब, चैप्टर पे चैप्टर लिख सकते हैं आप, इतनी माशाल्लाह रंगीन। नहीं, दरअसल वो हम जिस दौर में आए थे उस वक्त हम एक्शन फिल्में एक ख़ास तबके में बनती थी। हाँ, हमने ज़्यादातर रोमांटिक बिल्कुल फिल्में। सही। ज़्यादातर रोमांटिक फिल्म्स की है। लाइट फिल्में होती थी या कॉमेडीज़ होती थी, लाइट कॉमेडीज़ होती थी, रोमांटिक अब मैं कॉमेडीज़ ये ज़रूर होती कहूँ थी। कि ये रियल लाइफ में ये मानेंगे नहीं, लेकिन प्योर रोमांटिक आदमी है। अच्छा वाकई हाँ, में वाकई। तो फिर वो इमोशंस काम किया है क्योंकि रोमांस के ही पैसे मिलते थे तो रोमांस कर सही है। गुड वन बिल्कुल सही। सर फिर हम जब बात करते हैं उस दौर के सुपरस्टार मोहम्मद अली साहब का जिक्र करते हुए, सर उनके बारे में। मोहम्मद अली साहब को मैं क्या बोलूँ, अब मैं मुझसे बहुत बड़े स्टार थे, बहुत बड़ा नाम है इस मुल्क का और बहुत ही ड्रामेटिक किस्म के वो पावरफुल एक्टर थे। आवाज़ माशाल्लाह उनकी पर्सनालिटी। अली साहब का अपना मकाम था, उनको तो हम नहीं छू सकते। उसके बाद वहीद साहब आए, अगेन अ वेरी रोमांटिक हीरो पाकिस्तान। बहुत रोमांटिक उनकी फिल्में हिट हुई है और बेपनाह जब हम आए थे तो अली साहब और वहीद साहब ही थे ज़्यादातर। फिर बाद में हमारा भी तुक्का लग गया, फिर आगे फिल्म चल गई। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने चकोरी में काम किया, पहले तो मुझे उन्होंने कहा काम करे, तो मैंने कहा सर मैं कर नहीं सकता हूँ, मैंने काम कभी किया नहीं है, तो मुझसे कोई गाना गवा ले, मुझे थोड़ा बहुत गाने का शौक है। कहने नहीं वो भी गवा ले, जैसे ये गाना गा दिया था, ये किसी और के लिए गया था, मैंने गाया था। तो कहने नहीं करो। मैंने कहा नहीं खैर करे, मैं क्या करूँगा, मैंने तो कभी किया नहीं। वो चले गए, बहरहाल कहने ले गए हमें वहाँ। अब जो बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था। बिल्कुल सही। तो मैं वहाँ से ढाका से आया था इंडस्ट्री में, तो वहाँ कॉक्सेस बाज़ार एक बीच है, वहाँ पे शूटिंग का पहला स्पेल था। अब मैं पहुँच तो गया वहाँ, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैंने कहा सुबह क्या करना है, क्या एक्टिंग तो मैंने कभी नहीं की थी। बहरहाल मैंने वो असिस्टेंट डायरेक्टर को बुलवाया, मैंने कहा भाई मुझे वो जो सुबह सीन करना है वो मुझे दे दे। वो मैं रटता गया, मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, घबराहट में मैं वो याद करता रहा, खूब याद कर लिया। अब सुबह लाइटिंग वाइटिंग वो कैमरामैन लगाए, ये करो वो करो, आ गया हायर करे, अच्छा ये स्टार्ट साउंड। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। एहतशाम साहब जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, बाद में मेरे फादर इन लॉ भी वही हुए। तो वो सीन मैंने बिल्कुल लफ्ज़ बाय लफ्ज़ सही किया। तो मेरे कैमरामैन ने कहा कि भाई एक शॉट मैं और लूँगा आप। मैंने कहा भाई क्यों, मैंने कोई गलती की है? मैंने कहा नहीं आपने कोई गलती नहीं की, आपने सब सही बोला है, लेकिन जो कुछ बोला है मेरे कैमरे से बाहर जाके बोला। मैंने कहा भाई वो बाहर क्या गया? कहने मेरी फील्ड होती। मैंने कहा वो फील्ड मुझे नहीं पता है, मुझे आप बता दें क्या तक, वरना मैं पहली बार कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं। इस तरह तो मैंने शुरू किया काम, और मैंने सोचा भी नहीं था कि वो फिल्म हिट होगी। जब मैंने पहली बार बन के स्टूडियो में प्रेस शो में उस फिल्म को देखा तो मेरे दिल में आया कि मुझे क्या ज़रूरत थी इसमें काम करने की। मेरे क्लास फेलोज देखेंगे, यहाँ मेरे घर वाले देखेंगे। मैं पीछे से गया और अपने कमरे में चादर ओढ़ के सो गया। मैंने कहा आई कुड नेवर बिलीव कि वो फिल्म। बाद में लोगों ने कहा भाई फिल्म हिट हो गई। मैंने कहा मेरा दिल रखने के लिए खुद ऐसे ही बोल रहे, कहाँ से हिट हो रही है, कौन शबाना और कौन नदीम, लोग जानते ही नहीं तो कहाँ से।
और रफ्ता रफ्ता जब मैंने देखा, फिर मुझे लगा कि अच्छा ये तो वाकई हिट हो गई। हाँ, और इस तरह तो मेरा काम शुरू देखना हुआ। इससे मैं भी ये आपको बता रहा था कि हमें पता ही नहीं होता था पहले, बिल्कुल। बिकॉज कोई जगह नहीं है जहाँ पे ट्रेन होके आप निकलते तो हैं। आपका भी तो फिर पहली फिल्म बुलंदी, बिल्कुल। शान, एंड दैट वाज एंड आपका कोई उस तरीके से रुझान नहीं था फिल्म की तरफ आना। बिल्कुल। एचएसएन से तालीम हासिल करके यू वेंट टू न्यूयॉर्क, बिल्कुल। और फिर जब वापस आए, जितना आपने बताया, तो अचानक उन्होंने कहा कि फिल्म करनी, तो मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम, मुझे तो पता ही नहीं करना क्या है। तो उन्होंने कहा बस वो जो कहते जाएंगे करते जाना। मैंने कहा ठीक है। तो वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो थी ना कि मैंने किस बात पे इस सेट पे ताली बजी है या डायरेक्टर ने ओके कहा है, वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी मुझे कि यार मेरा क्या इनपुट है इसमें, मुझे तो कुछ भी नहीं किया। जब तक आप उस प्रोसेस को समझते नहीं हैं, आपकी प्यास नहीं बढ़ती, आपकी नॉलेज नहीं बढ़ती। तो फिर जब मैं वापस अमेरिका गया, वहाँ पे मैंने फिल्म का किया कोर्स, और फिर वापस आया और मुझे पता चला कि सेट्स के पीछे क्या होता है, कहानी क्या होती है, लाइटिंग क्या होती है, किरदार को किस तरह निभाया जाता है, कितने सुर अवेलेबल हैं काम करने के लिए। सो आई थिंक उससे आपका रुझान बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, पैशन बढ़ता है। बिल्कुल सही। सो फिर बुलंदी वैसे में भी जब ये तो माशाल्लाह है ही टैलेंटेड पेरेंट्स की औलाद है माशाल्लाह। दो तरफ से टैलेंट इनको मिला, इनके खून में है। हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं था इससे, लेकिन ये तो टैलेंटेड है, बॉर्न टैलेंट है ये माशाल्लाह। बिल्कुल। और फिर पहली फिल्म मुझे याद है बुलंदी में, इससे बिल्कुल ये नहीं मुझे महसूस हुआ कि पहली फिल्म में कर रहा है। ही वाज वेरी यंग, और आई थिंक बहुत अच्छा काम किया था। फर्स्ट फिल्म बहुत उम्दा काम किया था, और माशाल्लाह अब तो कहाँ से कहाँ है, वो खुद बुलंदी पे है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अपने काम को देखकर बुलंदी में किस तरीके से अपने आप पे क्रिटिसाइज किया? दैट वाज ऑब्वियसली फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो पहली बार करना काम और फिर देखना बड़े स्क्रीन पे, तो देखिए कितना? उसमें ऐसा था कि उस फिल्म का स्क्रिप्ट ऐसा था कि उस फिल्म के जितने इंटेंस सीन और जिसको कहते हैं फिल्म का बोझ, वो नदीम साहब के कांधों पे था। ठीक है। और रीमा और मैं जो थे वो सिर्फ लाइट रोमांटिक सीन्स या गाना गा लिया या फना कर लिया, डांस कर लिया। लेकिन जो फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी वो नदीम साहब और अफजाल साहब के गिर्द घूमती थी, क्योंकि एक ऐसे आदमी की चाहत जो बुलंदी पे पहुंचना चाहता। तो हमारा जितना लोड था, असल में हिट ये हुए थे, साथ साथ हम भी थे। तो हमने कहा कि चलो हमारी फिल्म भी हिट होगी। तो आई थिंक इट वाज अ न्यू इजाफा। तो उस दौर में वो एक स्टैग्नेंसी आई हुई थी कि यंग का लोग नहीं आ रहे थे या कास्ट नहीं हो रहे थे, तो वो लोगों को अच्छा लगा डांस करते हुए, कोई बात करते हुए। और ये दोनों ही माशाल्लाह बहुत टैलेंट है, बिल्कुल ये ऐसे। भी। और रीमा True। भी पहली फिल्म थी, उसने भी अच्छा काम किया। रीमा तो दोनों ने बहुत हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपने आप को पहली बार से बड़ी स्क्रीन पर देखकर कैसा महसूस हुआ? बड़ी शान? स्क्रीन पे देख के ये महसूस हुआ कि पहली बात हुई कि वेट कम करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि बहुत हैवी आ रहा हूँ, बिकॉज आपको स्क्रीन 10 टाइम्स दोबारा बड़ा कर देती है। कश्मीरी फूडी होने के नाते अम्मी ने स्ट्रिक्ट डाइट पर डाला हुआ था, और मैं छुप छुपा के आलू वाले पराठे और ये वो खाता रहता था। तो वो जब फर्स्ट टाइम मुझे लगा तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगा कि यार ये इससे बेहतर हो सकता था। ये मुझे इतना, अगर मैं इस टाइम पे ज़्यादा सीरियस होता और ज़रा देख रहा होता अपने आप को, अब उस टू केयरलेस कि पता नहीं क्या है, कर दो बस निकलो, दोस्त इकट्ठे हुए वहाँ जाना है। सो खुशी बहुत हुई, और लेकिन लगा कि ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होगा। ये नाम तो ज़रूर है बुलंदी फिल्म का, लेकिन इसका रास्ता डिफ़ाइन करना, इस बुलंदी तक पहुँचने के लिए सफ़र बहुत लंबा है। वाह। तो मुझे अच्छा लगा कि वो सफ़र पे मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि मैं इस आर्ट को या इस फील्ड को सेलेक्ट कर सका, और इसकी जो पोशीदा राज हैं या इसकी जो डेप्थ है उसमें उसको देख सका। बिल्कुल सही। और अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से आपको नवाजा, और अगेन दुआएं समेटने का हुनर आपको आता है। Thank you, thank you। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सो फिर इतनी फिल्म्स करते हुए और एक इज्जत और एक शोहरत, जिम्मेदारी और ज़्यादा कंधों पे, शोहरत तो मिल जाती है, मिल गई, चलें जिस तरीके से भी, क्या चीज़? शोहरत जो शोहरत है जो है वो इंसान मिल को, नहीं, शोहरत देखिए ना, शोहरत तो अल्लाह देता है, अल्लाह, और लोगों की मोहब्बत, लोगों की इज्जत आपको शोहरत देती है। लेकिन उस शोहरत को दिमाग में नहीं घुसा लेना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल यू शुड बी हम्बल। मतलब आप शुक्रिया अदा करें लोगों का, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह उसने नाम दिया है। उसमें आपका अकेले का काम नहीं, बहुत से लोगों का काम है जिसकी वजह से आपको ये शोहरत मिली है। और जैसा कि अभी बे कह रहे थे ना कि ये सोच रहे थे कि ये यूँ करता मैं, हाँ। ये प्रोसेस अभी भी है। आज भी मैं जब कोई देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ मैंने गलत किया है, इसको मैं यूँ करता तो ज़्यादा अच्छा अभी होता। ज़रार में फिर कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं शॉट लिया और मैंने कहा ओके, तो
तो मुझे आवाज़ आई नहीं एक और। ओके तो मैंने कहा अच्छा एक और ले लेते हैं। तो मैंने 3-4 टेक की ली। तो फिर मैं बेग साहब के पास गया, मैंने कहा बेग साहब क्या चीज़ आप चाह रहे हैं? कहते यार तू एक टेक और लो, अब मैं ये करना चाह रहा हूँ। मैं कहा यही चाहिए। सो कई दफ़ा इनकी ख्वाहिश जो होती है, बिकॉज ये उस तरह अपने किरदार को सोच रहे होते हैं। डायरेक्टर तो सारे बच्चों को देख रहा होता है ना, सारी फैमिली को देख रहा होता है। तो एक इंडिविजुअल जो है वो अपने कैरेक्टर पर ज़्यादा एम्फोसिस कर सकता है। बेग साहब नहीं, वैसे मतलब ये कि ये मुश्किल ये होता है कि आज भी देख, अब कोई सीन मैं करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मैंने गलत किया, इसको ऐसा करना। दूसरे में जब उसको ठीक करता हूँ तो फिर एक गलती नज़र आती है। मतलब ये अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बल्कि ज़िंदगी में ये होना बहुत बिल्कुल ज़रूरी ऐसा है कि ही। आपको अपने माजी में देख के ये एहसास होना चाहिए कि मैं कहाँ अपने आप को ठीक कर सकता था और कहाँ फ़ैसला बेहतर कर सकता था, ताकि मैं आज एक बेहतर इंसान बन सकता। बिल्कुल। तो फिल्म हमें अपॉर्चुनिटी देती है सिर्फ उस किरदार को ठीक करने की, लेकिन अगर हम हकीकत में फ़िल्म को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके लॉज को, तो अपनी ज़िंदगी आने वाली और जो गुजार चुके हैं दोनों को बेहतर कर बिल्कुल। सकते सो अगर कामयाबी आप समझ जाएं कि अब अपने काम से अगर आप सेटिस्फाई हो जाए कि हम हाँ ठीक हो गया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल फिर सही। आपका सफ़र वही रुक जाता है। बिल्कुल सही। तो इससे अच्छा है कि आप सीखते जाए, क्योंकि हर काम में कोई ना कोई खामियां रही जाती है। लेकिन वैसे आपकी बेग साहब रोमांटिक सीन्स में कोई खामी नहीं है। नहीं नहीं, बहुत खामियां रही। नहीं मैंने देखा है। मैं तो आज भी आपको देख के मैं सीन की प्रिपरेशन करता हूँ कि ये वाला सुर रखना है। सर पहला गाना सच सच बताइएगा, पहला गाना चकोरी फिल्म का जो था जिसको रिकॉर्ड कराया, वो फॉन्ड मेमोरीज अगर याद हो तो शेयर कीजिए प्लीज। नहीं मतलब वही तो गाया था, वो मुझ पर पिक्चराइज हुआ। और उस वक्त चूँकि मैंने कभी काम ही नहीं किया था ना, तो मुझे आगे पीछे का कुछ नहीं पता होता था। वो कहते थे गाना है, तो मैं गाना गाता चला जाता था। पहले तो उन्होंने मुझे घोड़ा पकड़ा दिया कि लेके घोड़ा, मैंने कहा ये तो बड़ा आसान काम है, घोड़े के साथ तो मैं दौड़ लूँगा। बच्चे को बिठा के, उसमें घोड़े वाला होता है। तो उसके बाद वो गाना गा लिया, ये किया वो किया। मैंने बताया ना कि अभी तक ये काम सही तौर पे समझ में नहीं आया। जितना करते जाते इसमें कुछ ना कुछ एक बात फिर निकल आती है, फिर ऐसा करते तो लगता है नहीं, यूं करते तो बेहतर था। ये है प्रोसेस, और मेरे ख्याल से ये रहना चाहिए बिल्कुल ऐसा अगर ही। आप सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आगे। अदरवाइज तो ठीक है अगर आप खुश वैसे हैं अपने आप में। मेरे ख्याल में बेग साहब आपके ख्याल में रोमांस जो है वो कितना ज़रूरी है एक इंसान की ज़िंदगी में? ज़रूरी है। इंसान देखिए, रोमांस सिर्फ एक मर्द और औरत का ही नहीं है। रोमांस वालिदैन से भी रोमांस है, भाई बहनों से का रोमांस है, दोस्तों के साथ दोस्ती का रोमांस है। नहीं, हम वापस उसी पे आते हैं जो पहला रोमांस था। मैं अब उसको कहाँ से लेकर आऊँ? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो पहला आपको, जब हर इंसान का एक सफ़र होता है और इस्लामाबाद जाना हो तो उन्हीं क़यामों पे क़याम होता है जहाँ पे आप क़याम नहीं क़याम वो एक करते हैं। ज़माना होता है ना जब आप लेकिन नए नए कोई ऐसा बंदा जो याद आता हो आपको, कभी किसी सर्द रात आग के अलाव के पास अकेले बैठे हुए? बात नहीं था। देखो जैसे स्कूल कॉलेज में थे तो खामखा ही स्टूडेंट कोई लड़की जा रही है, आप उसके पीछे आप खामखा ही रोमांस आपको हो गया। वो हालांकि उसको दूर दूर तक नहीं पता कि आपका इसी तरह कॉलेज में है, कॉलेज में अच्छा भाई रोमांस हो गया। अब उस आपको दोस्त आपके कह रहे हैं अच्छा वो तुम्हारी वाली जा रही है, एक कह रहा है तुम्हारी वाली जा रही है, हालांकि वो बेचारी तुम्हारी वाली को पता ही नहीं होता है कि किसकी वाली है। इस तरह का रोमांस नहीं, लेकिन भाई साहब सबकी जिंदगी में होता है। प्रोफेशनल लाइफ में जब आप आए, होता है ना कि बंदा के कहता है कि आज मुझे वो बड़ी याद आ रही है, वो बहुत याद आई, क्योंकि केमिस्ट्री डेवलप हो जाती ना। साथी तो याद आते हैं आपके, चाहे वो आपको मिले या ना मिले, जिनके साथ आपने वक्त गुजारा होता है वो तो आपको याद आते हैं, वो लम्हात आपको याद आते तो हैं। कौन ऐसा जो आपकी कई हैं, नहीं कई मतलब नाम है। हेयरवेन्स आपकी इतनी ज़्यादा हेयरवेन्स हैं। नहीं मतलब कई है ना, कि तो साथ बाबरा मेरे जी दोस्त और है, शबनम। मेरे साथ क्लास फेलोज है, ये है। अच्छा, हाँ तो फिर वो तो याद तो आते हैं उनके फिल्म साथ इंडस्ट्री वक्त के अलावा भी गुजारा, है। अच्छा हुआ। मगर इसका मतलब नहीं कि वो रोमांस ही है। सबसे बेस्ट है कि मैं एंजॉय कर रही हूँ। हाँ। मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ कि मैं जो हूँ ना इस वक्त मेरा दिल कर रहा चलता रहे। मैंने देखा कि 1 घंटे से शान भाई चाह रहे हैं कि एक सब कुछ बोले हाँ। कुछ कहें, लेकिन रोमांस में ना मैं रोमांस कुछ बोले कुछ कहें। रोमांस तो होना, देखिए रोमांस तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर इंसान में रोमांस ही नहीं है तो फिर तो दरिंदा हो जाएगा। रोमांस होना बहुत ऐसा ही। जरूरी है। और तो है ही है। ये ऑब्वियसली वो चाहे दोस्तों से हो, औलाद से हो,
बेगम से हो या दो किसी गर्लफ्रेंड से हो, किसी को रोमांस तो होता ही है। ऐसा ही है। बगैर रोमांस के इंसान कंप्लीट नहीं होता। बिल्कुल। और सर मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी, फिर काम के सिलसिले में कराची आप शिफ्ट हो गए लाहौर से, अब वापस भी प्लान है मैं आपका? वापस आ रहा था इसलिए कि मेरी सारी ज़िंदगी यही गुजरी, यही कुछ किया, और मैं जब वापस आने लगा तो कोरोना आ गया। ये शान ने भिजवा दिया कोरोना। तो मेरा फिर रुक गया आना, और अभी भी मेरी यही कोशिश है कि मैं वापस लाहौर आ बेग जाऊं, साहब क्योंकि बेसिकली लाहौर में ज़्यादा ट्रू। हालांकि मैं पढ़ा लिखा वही कराची में हूँ, लेकिन मेरा लाहौर में ज़्यादा दिल लगता है बनिस्बत कराची। सर, है क्या तो सारे चीज़- हमारे शहर, लेकिन लाहौर से मेरा एक खास लगाव। क्या चीज़ मिस करते हैं सबसे ज़्यादा लाहौर के हर बारे में? चीज़, मेरे दोस्त हुए, यहाँ का माहौल हुआ, यहाँ के खाने पीने हुए, और जो वो लाहौर- लम्हे जो गुजारे गए लाहौर में आपको याद आते हैं। जब मैं न्यूयॉर्क भी होता हूँ ना, तो मुझे होता है कि यहाँ पे मैं जा रहा था इस वक्त, यार ये टाइम वही है, वही जगह है, वही दरख्त है, वही व्यू है। तो आई थिंक आप उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। और बेग साहब को, और जितने भी मैंने देखा है कि जितने भी हमारे माशाल्लाह सब एक्टर्स जो हैं वो काफ़ी अब शिफ्ट हो चुके हैं कराची, लेकिन लाहौर का एक अपना एक आर्टिस्टिक एक लेड बैक थोड़ा सा एक क्रिएटिव साइड पे ज़्यादा है। कराची इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग एंड सेलिंग एंड प्रोडक्ट एंड दे डू एन एक्सीलेंट जॉब। लेकिन अभी भी आप शायर देखते हैं या लिरिसिस्ट देखते हैं या स्टोरी राइटर्स देखते हैं या एक्टर्स देखते हैं, तो ये म्यूजिशियंस देखते हैं, तो ये मोस्टली लाहौर में ज़्यादा इनकी डेवलपमेंट और ज़्यादा एरिया इनका है। लाहौर में एक खास कशिश है यहाँ के माहौल में, एक वो मैं उसी जब खास वो कहता कशिश है के ना, बारे में पूछ रहा था। हुआ ये कि वो अपना, मैं एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, Please, please. वो सुन ले। जन्नत में रोज़ सुबह फरिश्ते एक शख्स को लाते थे और उसको मारना शुरू कर देते। दूसरे जन्नतियों ने कहा, जी ये जन्नती है, आप इसको क्यों मारते हैं? कहने जी हम इसको रोज़ पूछते हैं कि भाई आप खुश हैं, आपको यहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं है खाने पीने की, रहने की? कहते जी नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन लाहौर लाहौर है। गुड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मुझे ये फील लाहौर में एक कशिश है, कशिश है, बिल्कुल सही। तो शान अगेन यही कशिश आपको भी खींचे रखी है? जैसा बेग साहब ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम शहर जो है वो मुझे वो सब हमारे अपने हैं, हैं। लेकिन एक जहाँ पे घोंसला बनाने का दिल करता है ना, वो लाहौर मुझे लगता है कि जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी पुरानी यादें हैं, आप पुराने स्कूल के दोस्त हैं। तो मुझे लगता है कि लाहौर मेरे लिए भी जो है ना, यहाँ हालांकि अब न्यूयॉर्क भी जाऊँ तो मेरा दिल नहीं लगता। मुझे लगता है जैसे मैं बाहर आया हुआ हूँ और मुझे घर पहुँचना है। बेग साहब ने बड़ी अच्छी बात की, कहते हैं जैसे ही जहाज़ आता है लाहौर के एयरपोर्ट पे लैंड करता है तो मेरा दिल मुझे कहता है आई एम होम। वाह। तो वो बड़ी खूबसूरत बात है, इन 3 लफ्ज़ों में सारी बात आ जाती है कि ये वाकई इनका एक ये शहर होता है ना कि एक जगह आपने सारी ज़िंदगी काम किया, वहाँ रहे, वहाँ के दोस्त, वहाँ का खाना पीना, तो जाहिर हो फिर वो आपको वो जहन में वो सारी चीज़ें वही रहती है। बेग साहब को और भी बड़े शौक हैं, गाड़ियों का बहुत शौक अच्छा, है। ओके। पुरानी मर्सिडीज़ इन्होंने, क्योंकि मुझे भी ये शौक इसलिए हुआ क्योंकि इनको देख देख के, बिल्कुल आपको भी है। हाँ true, मुझे भी true. पुरानी गाड़ियाँ लेके उनको पूरा नया करना जो है, फिर उसको कंफर्ट देखनी है। बेग साहब को भी बड़ा शौक है, इन्होंने एक पुरानी मर्सिडीज़ ली, उसको सारा दोबारा उसको डेवलप किया। तो मैं आपको वैसे ही बताना चाह रहा था कि हीरो जो है, जो सही मायनों में हीरो होता है, वो ऑफ द स्क्रीन भी हीरो रहता है वाह। और अपने चाहने वालों को वो हर वक्त कोई ना कोई नॉलेज, कोई नशिस्त व बर्खास्त, कोई उठना बैठना, कोई फैशन, कोई ऐनक कौन सी पहननी है, मुड़ना कैसे है, वो हर वक्त बताता रहता है अपने किरदार से खुद करके। आज अगर मैं एज एन एक्टर मेरे अंदर वैल्यूज़ हैं या मॉरल्स हैं तो वो इनकी वजह से है, क्योंकि जब मैंने इनको देखा कि ये यहाँ के बादशाह हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, तो अल्लाह करे कि कल को मुझे मौका मिले कि मैं इधर आऊँ तो मुझे भी ऐसा बनना है या इसे इन्हें फॉलो करना है। हीरो ऐसा होता है।
तो मेरे ख्याल में वो इनसे हमने अभी तक सीखते आ रहे हैं और अभी तक ये समझते आ रहे हैं, और हर रोज़ बेग साहब जो है वो एक नया चैप्टर है मेरे लिए, मेरी इनसे सीखने के अमल में। इसलिए मैं ज़रा सा इनकी मोहब्बत, इनकी बड़ाई है। नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत टैलेंट दिया, अल्लाह और मज़ीद आगे बढ़ा इनको। क्योंकि मैं इसलिए बार बार थैंक यू, मैं इनसे बार बार रोमांस की बात इसलिए पूछ रहा था कि मैं अब रोमांस में एक जगह पे फंसा हूँ, तो मैं अब ये चाह रहा हूँ कि मुझे कोई हिदायत दें या बताएं कि उधर मैं की करना है। अभी फंसे हुए हो? सर दोबारा दोहराइएगा, क्या कहा? सॉरी। मैंने कहा मैं एक ऐसे मकाम पे, एक रोमांटिक मकाम पे फंसा हुआ हूँ। फंसे हुए का अच्छा रहेगा ना, फंसे हुए। तो मैंने कहा मैं इनसे गाइडेंस लूँ। देखो इन्होंने अगर बस में हो तो अगर ये किताब लिखें तो माशाल्लाह हीर रांझा पार्ट 2 होगी एक साथ। लेकिन वो अब मैंने कहा मुझे भी उसमें बताएं कि किस तरह आपने ये खुशबू की तरह आप फैले। सर कोई टिप दे दें फाइनली प्लीज। हाँ। बेग साहब कोई टिप दे दें, कोई शान टिप को। दे दें कि मुझे फिर एक दफे रोमांस कर लेने दो। नहीं तो अच्छा, बेग साहब का ये है कि जब भी लाहौर आते हैं तो हम सारे इकट्ठे होते हैं। वी थ्रो बिग पार्टीज, वी थ्रो बिग डिनर्स। बाबरा जी आ जाती हैं, बेग साहब आ जाते हैं, रीमा इफ शी इज़ इन टाउन, रैम्बो साहिबा, जितने भी हमारे संगीता बेगम, तो इतना मिलके हमने काम किया ऐसा ही है, लाइक ए फैमिली। True. अच्छा लगता है, सब मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। तो वो अब आए हुए हैं बेग साहब लाहौर, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं पुराने आपके जितने दोस्त हैं हाँ बिल्कुल, उनको भी बुलाएं ना। अब इस दफ़ा जो अब दरअसल कुछ तो बाहर चले गए हैं, हाँ कुछ मुल्क से बाहर है, जो अंदर है उनकी बात जो करें। हैं उनको ले आएंगे। हाँ वाले हैं, हम स्काइप पे करवा स्काइप पे लेंगे करवा मुलाकात, अब तो टेक्नोलॉजी। स्काइप पे मैंने कहा उनको बुला लेंगे। हाँ अब उनको हाँ वही करते तो हैं। अब मेरी कोशिश ये होती है कि देखिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में तब तक स्क्रिप्ट्स नए नहीं आएंगे जब तक आप जॉनरा, एक्टर्स, कैरेक्टर्स और इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर आप हमारे हमसाया मुल्क का देखते हैं तो वो हर उम्र का एक स्क्रिप्ट है, हर प्रॉब्लम का, हर सोसाइटी के इशू का वो उसमें फिल्म बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम एक ही वो रोम कॉम के अंदर फंस गए, जिसकी वजह से हमें चाहिए कि हम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को इस वक्त टाइम है हमें कि यूटिलाइज कर लें और मैक्सिमाइज जितना भी हम जहाँ जहाँ कर सकते हैं हमें करना चाहिए। बिल्कुल सही। एंड ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच सर, You're welcome. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। मैं जरूर खड़े होके मैं आपको बहुत नहीं, आप शुक्रिया प्लीज आपका तशरीफ लाने का, आपका मैं जितना आपका भी शुक्रिया, and it's a pleasure for us also. सर ऑटोग्राफ प्लीज, ये बड़ा ज़रूरी है। ओहो कार्ड खाली चाहिए। और साथ ही साथ हम शान का भी शुक्रिया अदा करते हुए, और ये सर ऑटोग्राफ में क्या लिखेंगे? ये लें, ये पेन पे। म्यूजिक तो बजा दे भाई, मेरे लिए कोई म्यूजिक नहीं है। मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ नीचे लिख सर नीचे क्या लिखना है? जो आपका दिल करता, नंबर लिख देना। नहीं क्या चाह रही? ऑटोग्राफ चाह रहे जी हैं? सर, ऑटोग्राफ। सर और क्या, बिजली का बिल तो ऑटोग्राफ तो फिर इधर कर देते। हाँ कर देना इधर। ये हुई ना बेग बात। साहब जनाब, इनका एक मेरे पास भी पड़ा ऑटोग्राफ बुलंदी के दौर का। पड़ा हुआ है आपके पास हाँ भी? मैंने तो फ्रेम करा के रखा हुआ। और ये खास तौर पे फ्रेम करा के मैं रखूंगी और दिखाऊंगी भी आप सबको। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर हैविंग यू। माय प्लेजर। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे, लंबी उम्र दे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शान आपका शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह ताला आपको और कामयाबी और खुशियां थैंक दे। यू सो आमीन मच, सुम आपका आमीन। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया है इसमें। हमें फिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री हो या पीटीवी का कोई चीज़ हो, तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ रहें। वी वॉच योर शोज़ और हम आपको बहुत पसंद करते हैं, और आप हमारा एक ऐसा नज़रिया रिप्रेजेंट करती हैं पाकिस्तान के बाहर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत और साथ ही साथ खालिद बेग साहब का खालिद बेग शुक्रिया अदा साहब, करते हुए बड़ा अच्छा जी, माशाल्लाह इतना अच्छा इन्होंने थैंक यू गाया। वेरी मैंने मच। बेग साहब तो ने क्या हमने आज गाना नहीं डेडिकेट करना था इनको? बिल्कुल करना है गाना डेडिकेट। सर आपके लिए बताइएगा, बेग साहब आप बताएं। तो वही तेरी याद आई, हम खुशी में ढल गए। हाँ तेरी याद आई, कैसे मुस्कुराए हैं नदीम हाँ, बेग, ये हुई ना बात। किसकी याद आई बेग हम साहब? खुशी में ढल गए हैं। सुना दे, वही बजा दे फिर। बहुत सारी क्लैप में। खुदा हाफिज एंड ओवर टू खालिद बेग साहब।